ऐसे में कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होने वाली है देश की दिग्गज स्टील कंपनी JSPL के मैनेजमेंट से, और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर VR शर्मा साहब। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से आपको पहले JSPL के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। तो आयरन स्टील सेक्टर की ये एक दिग्गज कंपनी है हमारे देश की। NHAI, वेदांता, NTPC, अल्ट्राटेक जैसे कई बड़ी कंपनियां इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। 10 मीट्रिक टन जो है आयरन बनाने की क्षमता इसकी है, और 5050 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की क्षमता भी है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं कंपनी के। इसके अलावा मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के अलावा करीब 30 देशों में एक्सपोर्ट का कारोबार भी ये कंपनी करती है। VR शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर ET नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले शुरुआत अगर करें, जो इस समय ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है, हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, और दोनों ही देश कमोडिटीज़ के स्पेस में काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। आयरन ओर का एक्सपोर्टर है यूक्रेन काफ़ी बड़ा। ये जो हम फैक्टर्स कंसिडर करें कि जो अनसर्टिनिटी चल रही है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, आपको क्या लगता है यहाँ से प्राइसेस कितने और ज़्यादा बढ़ सकते हैं फिलहाल? जी धन्यवाद। देखिए, दोनों ही कंट्री, जो ये दोनों देश हैं यूक्रेन और रशिया, ये बहुत ही रिच हैं मिनरल्स के अंदर। इनकी जो वेल्थ है, वो मिनरल वेल्थ, इसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ जो यूक्रेन है, ये फूड ग्रेन सप्लायर्स है वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर 40 से ज्यादा देश इससे फूड ग्रेन लेते हैं। और रशिया के पास कोकिंग कोल, PCI कोल, निकल और बहुत सारी ऐसी धातु अवेलेबल हैं जो कि बाजार के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तेल, गैस एक ऐसे आइटम है जो कि तेल और गैस, जो कि आज एक एनर्जी का एक मुख्य स्रोत अगर जो यूरोप के लिए माना जाए तो वो रशिया ही है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से और इस वार से पूरी जो व्यवस्था है, जो ऊर्जा की व्यवस्था है, वो काफी बिगड़ गई है। तो उस ऊर्जा व्यवस्था को बिगड़ने से पूरे दुनिया में जो ऊर्जा की कंपनी हैं, उन्होंने अपने भाव बढ़ा दिए। इसी प्रकार से कोयले के भाव बढ़ गए हैं, कोकिंग कोल के भाव बढ़ गए हैं, स्टीम कोल के भी भाव बढ़ गए हैं, और नेचुरल गैस और जो मिनरल्स हैं, जो कि बहुत ही प्रेशियस मिनरल्स हैं, जैसे कि निकल है, वेनेडियम है, इन सब के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका जो इफेक्ट है इस वार का, ये पूरी दुनिया के ऊपर आया है। और हालांकि स्टील एक्सपोर्ट ये लोग 3 मिलियन टन, यानी कि 30 लाख टन महीने का ही करते थे, और पूरे विश्व की जो प्रोडक्शन है वो एक महीने में 160 मिलियन टन है। 160 मिलियन टन महीने में 3 मिलियन टन की शॉर्टेज है। ज्यादा शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इनकी जो सप्लाई चेन थी वो यूरोप और मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं और नॉर्थ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, उनको सप्लाई करते थे, जिससे कि उनकी सप्लाई चेन में काफी बड़ी रुकावट आई है। तो अब इसका जो एक लाभ है वो मिला है भारत को। तो भारत की जितनी स्टील कंपनी है, उनको मीना कंट्रीज, यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, तथा यूरोप की जितनी ट्रेडर्स हैं और यूरोप के जितने जो कंज्यूमर्स हैं स्टील के, उनका भारत से स्टील खरीदने का हो गया है। हमें काफी ऑर्डर वहां से मिल रहे हैं, और JSPL अभी हमारी जो ऑर्डर बुक है वो अप्रैल एंड तक हम पूरी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही हम मई के भी ऑर्डर बुक कर चुके होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो बाकी कंपनी है स्टील की भारत में, उनकी भी ऑर्डर बुक काफी अच्छी इसकी वजह से रहेगी। तो ये जो युद्ध है, इस युद्ध के ये परिणाम है, और ये थोड़ा सा दुखदायी भी है कि पूरी एनर्जी की शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड में हो गई है इस युद्ध की वजह से। करेक्ट। जैसा शर्मा साहब आपने कहा कि भारत की कंपनियों को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है इसका। हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, स्टील के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर हम JSPL की बात करें स्पेसिफिकली, तो किस तरह का जो है बेनिफिट आप JSPL के लिए होते हुए देखते हैं इस सिचुएशन से? इस स्थिति में ये होगा कि हम 35% से 40% अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और स्पॉट मार्केट में आज एक्सपोर्ट में स्टील की कीमतें भारत के अंदर जो कीमत है उससे करीब $200 से $250 प्रति टन ज्यादा है।
तो ये जो एडवांटेज, जो 35 से 40% एक्सपोर्ट करने का जो एडवांटेज होगा, तो उससे एक एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल मुनाफा हम अर्जित कर पाएंगे इस अगले 2 महीने के अंदर। मुझे उम्मीद है कि ये जो वॉर है ये अगले 1 सप्ताह के अंदर खत्म होना चाहिए, लेकिन इसके जो इफेक्ट हैं वो करीब 6 से 8 महीना रहेंगे। क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज अपने संस्थान को बंद करके और चली गई हैं। माइग्रेशन, लेबर का माइग्रेशन और लोगों का माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है। करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़ के डिफरेंट कंट्रीज में चले गए हैं, जिसका कि इम्पैक्ट तो इसको सुधरने में बहुत समय लगेगा। तो एनर्जी की प्राइसेस शायद कम हो जाए ये युद्ध के बाद, जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा होगी, लेकिन स्टील की जो डिमांड है वो शायद अक्टूबर नवंबर तक इसी प्रकार से रहेगी। तो इसका की एडवांटेज इंडियन कंपनी उठा सकती है। करेक्ट है शर्मा साहब, रॉ मटेरियल भी महंगा होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जेएसपीएल को अभी फिलहाल प्राइस हाइक करने की जरूरत है? अगर है तो किस हद तक आप प्राइस हाइक करने को तैयार हैं? करीब 5,000 रुपया प्रति टन हमारी प्राइस इंक्रीज हुई है इनपुट कॉस्ट की, तो जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,000 रुपये टन बढ़ गई। तो हम अभी पिछले 15 दिन में 4,000 रुपये प्रति टन की इंक्रीज मार्केट को दे चुके हैं प्राइस में। और जैसे जैसे ये ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद ऑयल वो 180-185 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। कोकिंग कोल की प्राइसेस $650 टन हो गई है। निकल 1 लाख डॉलर से ज्यादा पे चला गया है। तो ये एक बहुत ही असमंजस और बहुत ही विकट समस्या के लिए है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम प्राइस बढ़ाएं, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है प्राइस को बढ़ाने की और कस्टमर्स को पास ऑन करने की। तो जितनी प्राइस हमारी बढ़ रही है, हम उतना ही जो इम्पैक्ट आएगा, उसी इम्पैक्ट को हम 90% से 100% तक के बीच में हम मार्केट को पास ऑन करना चाहेंगे। और ये एक स्टेजेस में करेंगे ताकि जो इफेक्ट है वो कस्टमर के ऊपर ना आए। इसके साथ साथ जो हम एमएसएमईज हैं, जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनको हम विशेष छूट दे रहे हैं आजकल स्टील अगर जो उनसे खरीदते हैं, ताकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल में रहे। और अगर जो उनके कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। और भारत के अंदर अभी हम करीब 65 से 70% मटेरियल अपना बेच रहे हैं और बाकी जो मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में हमारे को एडिशनल प्रॉफिट है। भारत के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, जो गैप है वो $200 से $250 प्रति टन का है, जो कि स्पॉट मार्केट में एक बहुत अच्छा लाभ स्टील कंपनीज और मेटल इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। करेक्ट। एक जनरल अगर डिमांड का ट्रेंड मैं आपसे समझना चाहूँ शर्मा साहब, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमने देखा कि चाइना से जो है एक्सपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन लग गया है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक डिमांड इंक्रीज होती हुई दिखी है। अब ये हमारे सामने जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, रूस और यूक्रेन की समस्या सामने है। तो आने वाले कुछ महीनों में या अगर कुछ सालों में अगर मैं जनरल डिमांड का ट्रेंड आपसे जानना चाहूँ, भले ही वो ग्लोबल हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट हो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, डिमांड अभी बरकरार है एज इट इज, लेकिन अगर जो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा चले जाते हैं, और जैसे कि कल कुछ ऐसी रूमर्स मार्केट में थी कि शायद $300 प्रति बैरल ऑयल हो जाए, तो ये एक विडंबना होगी दुनिया के लिए। इसी प्रकार से कोकिंग कोल जैसे $650 प्रति टन चल रहा है, अगर जो ये 700-750 डॉलर होता है तो ये भी बहुत दुखदाई होगा। तो जब प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो मार्केट यू टर्न ले लेती है, वो यू टर्न में जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो ये अभी आज की डेट में डिमांड बरकरार है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका समस्या का हल जल्दी निकलेगा और हम अतिशीघ्र जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जो एक विडंबना है वो सामने है हमारे सबके कि इतनी ज्यादा अगर जो ऊर्जा की कीमतें हो जाएंगी तो उसका दुष्प्रभाव पूरी बाइंग बिहेवियर के ऊपर, लोगों के जो उनका एक प्रक्रिया है जिसमें कि वो सामान खरीदते हैं, उसके ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रोजेक्ट्स भी होल्ड हो जाते हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि प्राइसेस नॉर्मल रहे और प्राइसेस गिरती रहनी चाहिए रॉ मटेरियल की। इनको दोबारा से जनवरी के लेवल पे आना पड़ेगा और ये उम्मीद है कि जैसे ही वार खत्म होगा, वार खत्म होने के 3 महीने के अंदर ये प्राइसेस जनवरी लेवल पे आने की संभावना है।
बिल्कुल, वो तो देखना ही होगा कि ये वॉर की स्थिति कब खत्म होती है। और जैसा आप कह भी रहे हैं कि इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं, कमोडिटीज़ के प्राइसेस जब बढ़ते रहते हैं। डिमांड जो आप कह रहे हैं सर कि थोड़ा बहुत अभी भी है अच्छी खासी मार्केट में और बढ़ रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वॉल्यूम कितना एक्सपेक्ट करें इंक्रीज आपके लेवल पर, जेएसपीएल के लेवल पर, और साथ ही साथ ये जो नई डिमांड बढ़ रही है आने वाले समय में, किस तरह की कैपेक्स की प्लानिंग आपकी कंपनी ने फिलहाल कर रखी है? हम नेक्स्ट ईयर की हमने प्लानिंग की है 2022-2023 की। तो हम 10 से 12% अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और 2023-2024 में हम करीब 25% यानी कि 25% अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा चुके होंगे, क्योंकि कैपेक्स की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। प्लांट जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हमारा अंगुल के अंदर आ रहा है, तो जिसके अंदर हम करीब 3 मिलियन टन 2023-2024 और उसके बाद अगेन 3 मिलियन टन 2024-2025, यानी कि 2025 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हमारी प्रोडक्शन 15 मिलियन टन हो जाएगी। आज हमारी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो 9 मिलियन टन है, 9 मिलियन टन। सो 9 से ये सीधा जो जंप है वो 15 मिलियन पे अगले 2 साल हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि जो डिमांड है वो भी इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी और आने वाले समय में एक्सपोर्ट के ऊपर काफी कुछ महत्व और दिया जाएगा। अभी हमारा प्रोग्राम जो हम एक अपने आप को जोड़े हुए हैं भारत सरकार के ध्येय के साथ में कि $5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी बनना है और जिसमें से $1 ट्रिलियन हमारे को एक्सपोर्ट से इनकम होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी स्टील इंडस्ट्री इसके ऊपर पूरा प्रभाव डालेगी और हम $1 ट्रिलियन की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। और यही मेरा मार्केट को भी यही कहना है कि स्टील एंड मेटल इंडस्ट्रीज शाइन करती रहेगी। और आप देख रहे हैं कि पिछले ट्रबुलेंट टाइम में भी स्टील और मेटल इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक हैं वो काफी अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं और ये स्टेबिलिटी स्टील और मेटल में रहेगी और आने वाले समय भी ये रहेगी। तो मेरा बल्कि निवेशकों से भी अनुरोध है कि ज्यादा पैनिक ना करें और अपने सूझबूझ से डिसीजन लेते रहें और अपने जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो स्टील और मेटल में अगर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसके अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश से इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वी.आर. शर्मा साहब जेएसपीएल के बताते हुए किस तरह का यहाँ पर डिमांड एनवायरनमेंट बना हुआ है और कमोडिटी के प्राइसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं उससे जाहिर तौर पर न सिर्फ स्टील कंपनियां बल्कि बाकी सेक्टर्स पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जेएसपीएल के स्टॉक पर क्या व्यू है? आज करीब 1.25% ऊपर। हमारे साथ ब्लू ओशन एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी जुड़ रहे हैं। आशीष, बहुत स्वागत आपका। काफ़ी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है जो ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्टेड है स्टील कंपनियों के लिए। जेएसपीएल के मैनेजमेंट को आपने सुना, अभी 447 पर स्टॉक है फिलहाल, क्या व्यू होगा इस पर आपका? काफी बुलिश रहे हैं स्टील इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर और काफी सारे उन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं वो बिल्कुल एक रियलिटी को शो करते हैं। मेरा मानना है जो एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते, उसका काफी बड़ा बेनिफिट जेएसपीएल को और स्टील इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स को भी बिल्कुल मिलने वाला है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड काफी बनी हुई है और जो प्राइसेस में भी रोबस्टनेस है वो भी इन कंपनियों के पॉजिटिव है। दूसरी बात यह है कि इन कंपनीज ने जो डीलिवरेज एक्सरसाइज किया पिछले कुछ समय में और नई कैपेसिटीज को भी ऑनगोइंग ऐड किया, उसके कारण से जो बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ आ गई है जो टॉप कंपनीज की और आगे एक सस्टेनेबिलिटी बिजनेस की नजर आती है, तो वो काफी पॉजिटिव है। मैं काफी बुलिश हूँ जेएसपीएल के स्टॉक पे लंबी अवधि के लिए और मेरा टारगेट अगले 1 साल के लिए करीब 550 रुपए का जेएसपीएल की रहेगा। बहुत शुक्रिया आशीष, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। 550 तक का टारगेट, लेकिन समय याद रखिए 1 साल तक के लिए होल्ड करना होगा, तब आपको ये अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। जीएसपीएल पर काफ़ी बुलिश यहाँ पर आशीष महेश्वरी। चलिए